0.01% of the population would know about it or would have heard about it. और जो ऐसे मिलेंगे, हाँ जी मैं तो बनाता भी हूँ और इस्तेमाल भी करता हूँ, और फिर उसके बियॉन्ड आप जैसे खाली बनाता नहीं हूँ, इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बल्कि नदी में अर्पण भी करके आता हूँ। असली अर्पण समर्पण वही है। इतना ज्यादा इसके पीछे पागलपन होना कि मैं बनाऊंगा भी और अपने इस्तेमाल के बियॉन्ड बनाऊंगा, और उसका पर्पज ये मुझे जाकर के नदी में समर्पण करना है ताकि वह जल स्वस्थ रहे। करेक्ट। तो इस चीज को धीरे धीरे आगे द्रुत गति से कैसे आगे बढ़ाएं? बिल्कुल कॉलेजेस में सेमिनार होने चाहिए, बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज में इसके ऊपर पेपर लिखे जाने चाहिए, करेक्ट पब्लिश होने चाहिए, करेक्ट सरकार के कानों तक पहुंचने चाहिए, करेक्ट। क्योंकि सरकार एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। हालांकि जन आंदोलन जब अगर बन जाए तो फिर उसमें सरकार की हमें जरूरत नहीं है, और खाली सरकारी तंत्र पर विश्वास करके हम आगे बढ़ते रहें तब भी कोई सार्थक रिजल्ट नहीं निकलेगा। मेरे ख्याल से क्लीन गंगा का प्रोजेक्ट पिछले 15 साल से चल रहा है, और शायद पता नहीं कितने करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च भी हो चुके होंगे, और कितने प्रोजेक्ट्स उसमें से ठीक हैं या नहीं है वो आप हम सबको पता है। तो जन आंदोलन जब बनता है, जब सही काम करता है, और आपने नांदेड़ में दीपक जी ने अच्छा एक संसद बना करके सराहनीय कार्य किया। उसके अभी बियॉन्ड मैं और भी ये कहता हूँ कि जरूरी नहीं मेरे शहर में नदी होना, लेकिन मेरे शहर में नाला जरूर है, और उस नाले की शुरुआत मेरे घर से होती है। मेरे घर का पानी निकलता है तो नाले में जाता है। अगर मैं अपने घर में रोज ही 30 ml बायो एंजाइम अपने वॉशरूम में या बाथरूम के नहाने की पानी के साथ डाल दूं, क्या वह कारगर सिद्ध नहीं होगा? बिल्कुल सही है। राम प्रकाश जी, आपने जो बात कही है, मतलब वो जो बात है आपने कहा है कि पॉइंट 1% जो जी जी अभी हाल देखिए कि कितना वैक्यूम है इस काम में, और यही हमारा एक उसका पर्पज है, मकसद है। और जो लोग काम कर रहे हैं वो उदाहरण है, और आपका जो वक्तव्य है वो हमारे लिए एक सिंबल है इसको आगे बढ़ाने के लिए। और जिस तरीके का एक रूपरेखा बन रही है अब, मतलब जो एकेडमी और इंटरप्रेन्योरशिप के जो कोऑर्डिनेशन है, आपकी जो भावना है, उस भावना को ही पूरा कवर करते हुए ये एक एनजीओ और एक सोसाइटी या एक इंस्टीट्यूशन या एक एकेडमी बनाया है, जिसको कि हम लोग एक अलग अलग फॉर्मेटिंग में इसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसमें देश के ये सभी का ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक वेरी करेक्ट, सिंबॉलिक जरूर वेरी करेक्ट। इसमें कुछ नाम होंगे, लेकिन इसमें सबका बराबरी का योगदान है, सबका बराबरी की भागीदारी है, सबका बराबरी का सहयोग है, सबका बराबर आत्मविश्वास है, और सबका सहयोग है। आपने कहा कि हमको सरकार तक पहुंचना है, तो जन आंदोलन बनाने के लिए हमको एक इंस्टीट्यूशन की, एक एकेडमी की जरूरत होती है, जहां पर कि हम सब लोग एक अम्ब्रेला के बीच में खड़े हो जाएं। और हम लोग उससे, जब हम लोग एक संगठित होंगे, संगठित होने के लिए एक फॉर्मेट चाहिए, तो ये फॉर्मेट का एक हिस्सा है। और आपकी जो भावना है उसी को एक संकलित रूप से हमने संकलित रूप से बनाने की कोशिश की है। और आपका जो जिस तरीके का एक वक्तव्य है, जिस तरीके का आपका स्टेटमेंट है, ये वाकई में एक्सपीरियंस को दर्शाता है आपके। और दीपक जी और चंदा जी और आज जो गेस्ट के रूप में इसमें जो एकत्रित हुए हैं, और जो पूरा का पूरा अपने संबोधन के माध्यम से कंट्रीब्यूशन देंगे, ये एक नया माइलस्टोन की तरफ होगा। ये सिर्फ एक वक्तव्य नहीं है, ये हमारी आने वाली
आवाज नहीं आ रही। लग रहा है नागे जी म्यूट हो गए, उनको अनम्यूट करती हूँ। आ रही है आवाज? दीपक जी आवाज? हाँ अभी आ रही है। हाँ, आ जो रही है। हाँ अभी ये जो महीना है, ये 15 अगस्त जिसमें आने वाला है, ये हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और ये उसका महीना है जिससे कि आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं एकेडमी की। और ये मान के चलिए कि जैसे हमारा जीवन भी नदी के मोड़ की तरह ही चल रहा है, और इसको हम किस तरीके से इस वातावरण को शुद्ध रूप से, एकत्रित रूप से, सामूहिक रूप से, और अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से में हम लोग अगर प्रयास करना, आवाज चली गई है। हेलो, हाँ नागेश जी आवाज नहीं आ रही। आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ 20 हेलो, मिनट दिया ये। हाँ ब्रेक हुई थी आवाज। अब आ रही है? हाँ अभी आ रही है। ठीक है। तो हमारा हमारा जो ये देश की एक परंपरा है, और देश की एक परंपरा के साथ में हम लोग जुड़ के, क्योंकि नदी, आज हमने दीपक जी के माध्यम से इस चीज को कहा कि जो हमारे संस्कृति और विरासत पानी के माध्यम से बढ़ी हुई है, तो हमने हमारा जो आज का जो आगाज है, आज की जो बात है, वो नदी के माध्यम से ही हम शुरुआत करेंगे। और उसके बाद में हम वायु की तरफ जाते हैं। वायु के जो आज की तारीख में दीपक जी ने हमारे यहाँ नांदेड़ के एक एग्जाम्पल के साथ में, बायो एंजाइम के साथ में काम करके नांदेड़ में जिस तरीके का एक वातावरण बनाया है कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए वायु और जल दोनों को उन्होंने एक मिशन के रूप में डेवलप किया है, और इसी फॉर्मेट को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अब रहा सवाल एकेडमी का, तो मैं आप सभी लोगों का एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप लोग का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और आप लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि ये सामूहिक प्रयास ही हमको, मतलब इंडिविजुअल प्रयास उतना कारगर नहीं होगा जितना कि सामूहिक प्रयास होगा, क्योंकि ये देश के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। यद्यपि इसमें हम लोग ने बहुत अलग अलग फॉर्मेटिंग से आगे बढ़ने की बातचीत की है, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं, उसका उतना इम्पेक्ट वहीं तक सीमित रहता है। लेकिन अगर एक चेन रिएक्शन में काम करते हैं, हम एक सामूहिक रूप से काम करते हैं, तो निश्चित रूप से एक वो श्रृंखलाबद्ध जब काम होगा, तो वो हमारे कहीं ना कहीं काम को दिखेगा भी, और वो इसी तरीके से बढ़ेंगे, तभी लोगों को समझ में भी आएगा। क्योंकि काम करना एक अलग बात है, उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखना हमारा एक मेन मकसद होना चाहिए, एक मेन फॉर्मेटिंग होना चाहिए, और उसको बढ़ाने का हमारा सबका एकेडमी के फॉर्म में हम लोग लेके आए हैं। अब एकेडमी के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोग ने एकेडमी को जिस तरह से प्लान किया है, वो एक पूरी ट्रेनिंग सेंटर की तरह भी काम करेगा, उनको मेंटरिंग भी करेगा, उनकी टेस्टिंग पर्पज से भी उनको जो भी मदद की जरूरत पड़ेगी टाइम टू टाइम देगा। अगर उनको किसी इंस्टीट्यूशन में काम करने की जरूरत है, तो इंस्टीट्यूशन में भी कोऑर्डिनेट करके देगा उनको। और जो रिसर्चर्स हैं, उनके पेपर पब्लिकेशंस के लिए जनरल सॉर्ट आउट करके देंगे। जनरल के लिए जिस तरीके का फॉर्मेटिंग चाहिए, वो फॉर्मेटिंग हम उनको बना के देंगे, ताकि उसकी जो लैंग्वेजेस जिस तरीके की जनरल के लिए चाहिए, वो सारा का सारा उनको पूरा का पूरा रेडी रेक्टर जैसा काम करेगा। और जो भी इसमें सहयोग देना चाहते हैं, सहयोग लेना चाहते हैं, उनको सब लोगों को हम लोग निमंत्रण देना चाहते हैं, उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, उनको एक वातावरण देना चाहते हैं, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का ऐसा वातावरण बने। इस तरीके की हम लोग उनके साथ में एक प्रारूप बनाना चाहते हैं, ताकि वे हमारे लिए नहीं, देश के लिए भी करे। और अभी हाल देश में कोरोना ने हमको सिखा दिया है, अगर हम लोग अगर शुद्ध वातावरण नहीं बनाएंगे, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत पुअर होगा, और अगर पुअर होगा तो हमें बहुत सारी चीज़ों की दरकार रहेगी। और मेडिकेशन हमारे देश के लिए बहुत ही अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है देश की। अगर हम वातावरण शुद्ध करेंगे, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होगा, हमारा शुद्ध रूप से काम करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, तो हम लोग बहुत सारी डिसीज से बच सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये समग्र रूप से आगे बढ़ाने का एक प्रारूप है। मैं आज के चारों जो हमारे गेस्ट हैं, स्पीकर्स हैं, उनको सबको सादर आमंत्रित करता हूं,
और उसके पहले श्रीकांत जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपना आगे का इसको रुख को बढ़ाएं, और दीपक जी से उसके बाद में मैं कहूंगा कि वे अपना पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन इस तरह से करें कि वो एक लेसन हो, एक उद्देश्य हो, एक फॉर्मेटिंग हो, टेक्निकली जो भी उन्होंने काम किया है और जो जो देश से चाहते हैं वो सब चीज आज इस वातावरण में अपने साथ में लाए हैं वो, और वो सबके साथ में शेयर करें। बहुत बहुत सबका आभार। पुनः आप लोग का सबका मैं चाहता हूं सहयोग, और आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप देश के लिए इस बायो एंजाइम एकेडमी के माध्यम से और इंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से और इंडिविजुअल लेवल पे आप लोग इसमें आगे बढ़ के बहुत सहयोग देंगे। और जहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी, प्रीति जी, श्रीकांत जी, शारदा जी, ज्योति जी और डॉक्टर गेरन जी और मैं नागेश व्यास आपके साथ में, आपके पारिवारिक सदस्य के भांति आपके साथ में हमेशा उपलब्ध है। आप हमेशा कभी भी किसी भी क्षण आपको कहीं जरूरत लगती है तो आपका सुझाव, आपका प्रश्न और आपके साथ सहयोग हम लोग बहुत सिरधारे रखेंगे। आपका पुनः अभिनंदन, धन्यवाद। Thank you so much, Nagesh ji. I would like to welcome everybody on behalf of Bioenzymes Entrepreneurs Academy. It brings me immense pleasure that after a long wait that we've come here together, inviting our esteemed guests here. Sorry, I will be in English. As a matter of fact, because Hindi is not my mother tongue, but still प्रयास करूंगा हिंदी में। यार बेटा मीटिंग चल रही है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप अपने आप को म्यूट कीजिएगा। Thank you. Yeah, so I welcome you all on behalf of Bioenzymes Entrepreneurs Academy. My name is Shrikant. I am one of the trustees of Bioenzymes Entrepreneurs Academy. We have established BEA with a group of individuals who excel in their own field of work. So we have Preeti Rao from Bangalore. We have Nagesh ji, we have Mahesh ji, we have Dr. Garain, we have Sharda, we have Jyoti, we have Rupa, and we have Dr. Arun, also associated with BEA, and all the other members, more than 200 members who are closely associated with BEA. We have been working towards this moment that we would launch, Bioenzymes Entrepreneurs Academy's website, which is beacademy.in. So we couldn't see a better day or a better moment than this to launch our website, beacademy.in. That's our website. And we are launching our events together. I mean, by inviting our esteemed guests, Deepak Mortali ji, Dr. Sunanda ji, Mrs. Chanda Kabra ji, and Mr. Ram Prakash ji. So we heartily welcome you all to this session. And this session will be moderated by Atul ji, a good friend of ours. And following this, we have the next event scheduled. Now, this session will be between 11 a.m. and 12 p.m. And we'll have a half-an-hour break. And after half an hour, at 12:30, we'll resume back for the next event, which is Nature Essence, where we'll be inviting an artist, Nisha, which will be, the event will be moderated by Jyoti. Right, and after that, there's going to be a session on bioenzymes. The event is named Connecting Soul to Soil, where we'll be learning how to make bioenzymes. And then that is going to be between 2 p.m. and 3 p.m. And after that, we're going to have a 1 hour break. And then we are coming back again at 4 p.m. Where the soil talks. So we're going to invite Vani Murthy ji, and she's going to come and she's going to share her experience with us. And that would be the end of today's event. So again, we'll be back on the 15th of August with a fresh set of events. So, but this event is going to be in Hindi because the speakers are going to speak in Hindi. So the other 3 sessions are going to be in English. Thank you so much. So I would like to invite Atul ji
who will be moderating the event, Let the River Talk. Thank you so much. Thank you, Shrikant ji. My name, मेरा नाम अक्षय दिख रहा है वहाँ पे. वैसे ये हमारे मित्र का कंप्यूटर है तो इसलिए आपको नाम अक्षय दिख रहा है. हमारा नाम अतुल गोपाल है और श्रीकांत जी से हम मिले नहीं है लेकिन काफी अच्छी बातचीत की है. प्रीति जी से तो हमारी एक पुरानी दोस्ती है. तो आज हम लोग थोड़ी सी एक चर्चा करने वाले हैं. बहुत ही दिलचस्प लोग हैं हमारे जो नांदेड़ से हैं उनके साथ में. तो दीपक जी, मेरा एक सुझाव है आज की चर्चा के लिए कि हम प्रेजेंटेशन ना रख करके एक चर्चा रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो क्योंकि प्रेजेंटेशंस तो आपके यूट्यूब पे हमने देख ही लिए हैं और शायद कुछ उसमें से इंटरेस्टिंग रहेगा तो जरूर आप बात करेंगे उसके बारे में. तो मैं आज की चर्चा में दीपक जी, चंदा जी और डॉक्टर राम प्रकाश और ऑफकोर्स सुनंदा जी भी हैं वहाँ पे. तो इन चार के हमारे साथ क्या बोलते हैं आज चर्चा रहेगी. तो हम एक काम करेंगे, मैं कुछ प्रश्न कुछ स्पेसिफिक लोगों को करूंगा और बीच में अगर जो हमारे पैनलिस्ट हैं कुछ ऐड करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं. ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम हमारे सबसे सीनियर जो हैं डॉक्टर राम प्रकाश जी. राम प्रकाश जी, आपका ऑडियो वीडियो दोनों ऑन है? जी नमस्ते जी. नमस्ते. नमस्ते. मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ. मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सो जस्ट राम प्रकाश. ठीक है. ओके, ठीक है. तो आपकी मैं बैकग्राउंड मैंने जो पढ़ रहा था, आपने आईआईटी दिल्ली से 1972 में इंजीनियरिंग की हुई है राम जी. जी. तो ये क्या मेटलर्जी के फील्ड में थी या कोई और फील्ड में थी? मैकेनिकल. बढ़िया. तो आपको मतलब बहुत अच्छा लगता है. मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लाइक 1972 का तो नहीं हूँ लेकिन उसके करीब 18 साल बाद मैं पास आउट किया हूँ पूना से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से. तो उसके बाद आपने जो कंपनी शुरू की कास्टिंग फोर्जिंग की, आई थिंक फील्ड में है आप लोग. ठीक है, भिवाड़ी कास्टिंग की फील्ड में है हम लोग. 8000 किलो तक की कास्टिंग, सिंगल पीस कास्टिंग बनाते हैं. राइट. और जनरली जितनी भी 4 व्हीलर्स आप हिंदुस्तान में देखते हैं उनकी बाहर की जो बॉडी शेप है ना जी, चाहे डोर हो गया, बोनेट हो गया, डिक्की हो गया, रूफ हो गया, उसकी स्टैंपिंग की डाइस बनाते हैं. अच्छा, ठीक. ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर हैं मारुति के, टाटा के, महिंद्रा के, सभी गाड़ियों के. कुछ जो उसकी डाइस बनती हैं, डाइस की हम कास्टिंग करते हैं, फिनिशिंग वो लोग स्वयं करते हैं. ठीक. तो मुझे सर एक बात बताइए कि आपको पर्यावरण में दिलचस्पी कहाँ से आ गई? क्योंकि आप तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आम आदमी के दिमाग में इंडस्ट्रियलिस्ट तो पोल्यूशन क्रिएट करने वाले हस्ती होते हैं. तो आप देश को बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए कैसे आप इन्फ्लुएंस हो गए सर? क्या है जी कि मैं अपने काम के साथ साथ ना समाज से भी जुड़ा रहता हूँ शुरू से ही. हाँ जी, ठीक. जब से जन्म लिया है, पिताजी भी इस कार्य में लगे रहते थे तो प्रेरणा उनसे मिलती थी. और असली प्रेरणा तो हिंदुस्तान में चाबुक से मिलती है. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंडस्ट्री है तो कुछ ना कुछ पोल्यूटिंग नॉर्म्स में हम लोग खराबी करते हैं और चाबुक पड़ता है. फिर समझ में आया पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल भी है. राइट. और मैं भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा और उसी के नाते भिवाड़ी में पहला कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, उसका चेयरमैन भी रहा. बढ़िया. कार्यकाल के दौरान 2009 से 11 के दौरान भिवाड़ी में वो कॉन्सेप्ट तो पहले का था, शुरू हो पाया हमारे कार्यकाल में. बढ़िया. तो थोड़ी बहुत तो प्रेरणा उसी से है कि भाई जब हम ही दूसरी इंडस्ट्रीज को कहते थे कि भाई इसके मेंबर बनिए और अपने यहाँ से जो आपका अपशिष्ट निकलता है वो नॉर्म्स के हिसाब से डालें. परंतु रियल प्रेरणा हमें 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर पे कहा कि मैंने स्वच्छता देखनी है, तो मेरे भी मन में विचार आया कि इतने बड़े व्यक्ति और उनको क्या सब्जेक्ट मिला. परंतु अब जब इसमें हम घुसे हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है और इसमें माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है.
जब तक हम ये ओन नहीं करते कि ये कचरा मेरा है, जब तक हम उसके निवारण का सोचते नहीं है, सिर्फ यही सोचते हैं कि मैं तो कॉरपोरेशन को पैसा देता हूं और कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी, परंतु अब ऐसा है नहीं, चलेगा नहीं। कॉरपोरेशंस ने भी कह दिया है अपना कचरा आप स्वयं उठाएं। 2016 में MSW रूल्स आए हैं जो कि अपार्टमेंट्स के लिए स्पेशली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस भी लोकेलिटी में 50 किलो पर डे से ज़्यादा कचरा निकलता है उसे स्वयं ही मैनेज करना। कॉरपोरेशंस आर नो मोर लायबल टू हैंडल दैट कचरा। सो सबसे पहली चीज ये हमें माननी चाहिए कि ये कचरा मेरा है और मेरी ही जिम्मेदारी। तो वो माइंडसेट जब मोदी जी ने कहा तो मैंने भी थोड़ा सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो हमने फिर होम कंपोस्टिंग के ऊपर काम करना शुरू किया। सो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ माय रियल एसोसिएशन विद पर्यावरण। फिर हम आजकल आपने STPs जाते हैं। हाँ जी, आपने STPs की बात की तो मेरा एक प्रश्न था आपसे STPs के बारे में। काफी सारे देश के STPs काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, ठीक है, और ना तो कॉर्पोरेशन को उसकी फिक्र है, ना तो सरकार भी है कि हालांकि बॉडीज बनाई हुई है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स वगैरह वगैरह, लेकिन वंस इन अ वाइल आपको वेदांता जैसे यूनिट्स के बारे में सुनने को मिलता है जहां पे कंपनी बंद कर दी जाती है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। बट ज्यादा करके आपने खुद भी कहा था कि गंगा के बारे में बोल तो बहुत रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। तो STPs को फुल्ली ऑपरेशनल रखने के लिए आपको क्या लगता है समाज को क्या करना चाहिए? सर ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि सरकारी तंत्र में जो भी चीज होती है वो क्रिएट हो जाती है परंतु मेंटेन नहीं होती। कुछ भी चीज मेंटेन नहीं होती। सड़क ले लें, नालियां ले लें, STP कंपैरेटिवली टेक्निकल मैटर हो गया। सड़कों की सफाई वही मैनेज नहीं होती हमसे, कॉरपोरेशन से, और वो भ्रष्ट हैं, करना नहीं चाहते, तो एक अलग मैटर है। तो उस पर अगर हम डिस्कशन ना करें तो बेहतर होगा। लेकिन हर आदमी जो भी इस समय जुड़ा हुआ है, हर एक को पता है कि देश की क्या स्थिति है और देश के अंदर कॉरपोरेशन या जो भी कार्यरत ऑफिसेज हैं उनकी क्या स्थिति है। STP आज प्लान होता है, समझ लीजिए 5 करोड़ का, जब तक वो तैयार होता है, जब तक वो ओवरड्यू हो जाता है फॉर एक्सपेंशन, फिर अधिकारी लग जाते हैं कैसे इसमें से पैसा बनाया जाए। फिर उसका AMC दिया जाता है हर साल का, उसमें पैसे बनते हैं। तो जहां पैसे बनने का स्कीम होती है वहां पे वो काम नहीं करते कुछ भी। तो ये तो सरकार को चाहिए कि बनाए और RWA को दे रहे कि हैंडल आप करो। तो ये आइडिया आपने दी है कि STP का जो मैनेजमेंट है वो लोकल सिटीजन्स को इन्वॉल्व करके होना चाहिए, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जैसे आपने कहा है। तो मैं अभी थोड़ा सा डिस्कशन बढ़ता हूँ चंदा जी की तरफ। तो चंदा जी, आप काफी एक्टिव रही हैं सोशल सर्कल्स में, आपने काफी सारे समाज सेवा का भी काम किया हुआ है। तो राम जी की जो आइडिया है कि सोशल लोगों को STP के रनिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, तो क्या नांदेड़ में ऐसा कुछ हुआ है या क्या आपके जानकारी में ऐसा कुछ है या कोई आइडिया है आपकी जो हम लोग कर सकते हैं इसके बारे में? चंदा जी, ओवर टू यू। हाँ सर, वैसे तो नांदेड़ में कई NGO संस्था है जो चाहती है कि हम खुद करें ये काम जो भी है। तो कोशिश चालू है कि जागृति, जैसे मैं भी जब प्रेसिडेंट थी तो मुझे भी ऐसे लगता था कि कुछ जमीन लेवल पे ही काम होना चाहिए, सिर्फ प्रोजेक्ट दिखाने के लिए बैनर लगा के प्रोजेक्ट दिखाना ये एम हमारा नहीं था। तो काफी हम लोगों ने काफी हद तक लोगों में जागृति लाई, और आज भी जो हम लोग बाइंजान पे कर रहे हैं सर, तो प्रैक्टिकली हर लेडी कर रही है। इतना हमने जागृति लाया है उन लोगों में, तो ये हो रहा है, नांदेड़ में तो हो रहा है, और ऐसे हम लोग पूरे भारत देश में भी कर सकते हैं। जन जागृति लाने यानी उनको कुछ हैमरिंग करना पड़ता है, कुछ हार्ट टचिंग अगर उनको कोई अपन बताते हैं इशू, तो नेचुरली वो लोग भी इस बात पे काम कर देंगे। जैसे बायोजेन का हम लोगों ने किया है, हम लोग अलग अलग तरीके से मैसेजेस देते हैं, वीडियोस शेयर करते हैं नाटिका के रूप में, स्टोरी के रूप में, तो तब उनको टच होता है कि हाँ सचमुच हम लोग खराब काम कर रहे हैं, हम लोग नदी को पोल्यूट कर रहे हैं या धरती को पोल्यूट कर रहे हैं। तो नेचुरली सब लोग इस काम में काम चालू कर दिए सर। जो ऑर्गेनिक वेस्ट से बेस्ट बनाना अपना मुहिम चालू है, तो सबको ऐसे लग रहा है कि सचमुच ये बहुत वर्थ है
और हमारे घर से घंटा गाड़ी को कम से कम कचरा जाएगा, यानी डंपिंग कम से कम होगा और हमारे घर में मिरेकल रिजल्ट आएंगे इसके। जैसे बायोएंजाइम के मिरेकल घर में भी आते हैं और नदी में भी आते हैं। तो लोगों को ये समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोग अब जागृत हो गए और जुड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं। राइट। तो अब हम लोग चलते हैं सुनंदा जी की ओर। डॉक्टर सुनंदा जी को मैं डॉक्टर एकदम बड़ा वैलिड रीजन के साथ कह सकते हैं। उन्होंने पीएचडी की हुई है, कॉलेज में लेक्चरर भी हैं, माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड की हैं। तो काफी सारे हमारे लोग सुनंदा जी, उनको पोल्यूशन जो पानी में हो रहा है आज के दिन में उसके बारे में पता नहीं है। तो मतलब जैसे कोई चीजें हैं जो कि हम लोग सुनते रहते हैं, बीओडी, सीओडी, तो आप एक छोटा सा एक आपके कॉलेज जैसा हम लोग को थोड़ा सा एक लेक्चर दे सकते हैं सुनंदा जी की पानी जो प्रदूषित होता है उसके मेजरमेंट्स क्या रहते हैं, हमें कैसे पता चलता है कितना प्रदूषित हुआ है पानी। ओवर टू डॉक्टर सुनंदा जी। नमस्ते। हाँ, वैसे तो देखा जाए मैं एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी पेपर ही पढ़ाती हूँ, उसकी वजह से थोड़ा सा बेसिक के साथ आपको बताऊंगी, आप जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जैसे बच्चों को हम बताते हैं कि सीवेज सैंपल लेकर आओ, तो फिर सीवेज सैंपल में इनिशियली क्या रहता है, माइक्रोबियल लोड ज्यादा रहता है। माइक्रोबियल मतलब अगर ज्यादा पोल्यूटेड है तो माइक्रोबियल लोड भी ज्यादा रहेगा उसमें। अगर हम मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया ज्यादा रहते हैं, इसका मतलब यही होता है सुनंदा जी कि माइक्रोबियल लोड जो आप कहते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया बहुत ज्यादा प्रमाण में होते हैं वो पानी में। हाँ, बैक्टीरिया ज्यादा संख्या में रहते हैं, तो उसकी वजह से वो मतलब जो भी हम बाकी का ड्रेनेज के साथ उसमें ऑर्गेनिक लोड ऐड होता है ना, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑर्गेनिजम्स ये काम करते हैं, तो वो चेक करना पड़ता है लेबोरेटरीज में। तो सिर्फ बीओडी सीओडी 2 ही टेस्ट नहीं है, तो इनिशियली उसका टीएस टीडीएस वगैरह वो बेसिक मतलब क्या क्या है वाटर में वो एनालिसिस हो जाता है। फिजिकल एंड केमिकल एनालिसिस इनिशियली होता है, और उसके बाद फिर बीओडी सीओडी ये जो कि माइक्रोब से रिलेटेड है, जैसे बीओडी है रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसमें स्टडी करते हैं हम लोग, मतलब कितने लेवल पे ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिक लोड उसमें ऐड होता है, डेली जो भी अपना गार्बेज है उसमें ऐड करते हैं, मतलब लिक्विड एफ्लुएंट उसमें ऐड होता है ना, जो सोसाइटी से उसमें ड्रेनेज के थ्रू जा रहा है, तो उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, तो इसको डिकम्पोज करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें। तो अगर माइक्रोबियल लोड अगर प्रॉपर है तो उसका डिकम्पोजिशन अच्छा होता है। अगर माइक्रोबियल लोड कम या ज्यादा हो गया तो उसके बीओडी के लेवल पे भी कम मतलब कम ज्यादा हो सकता है। तो ये प्रॉपर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो प्रोटीन। सुनंदा जी, ये बीओडी और सीओडी एकदम सरल भाषा में क्या आप हमारे लोगों को समझा सकते हैं, ये होता क्या है बीओडी और सीओडी? एकदम सिंपल लैंग्वेज, जो कि नॉन साइंटिस्ट, नॉन जो साइंस बैकग्राउंड के आदमी नहीं है वो समझ पाए वैसे। अच्छा, तो जो भी वाटर में जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन यानी ऑर्गेनिक का जो पोल्यूशन है, जो भी हम घर में जो भी यूज करते खाना वगैरह जो है, तो उसमें मतलब जो भी वॉशिंग के साथ उसके साथ ड्रेनेज के साथ ऐड हो जाता है, लिक्विड वेस्ट चला जाता है, तो उसमें मतलब क्या बोलेंगे, उसमें प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट उसमें ऐड हो जाते हैं, तो उसको बीओडी यानी उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन लगता है उस मैटर को कंप्लीटली ब्रेक करने के लिए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाता है बीओडी, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी और मतलब ऑर्गेनिज्म ही है जो कि उसमें का जो भी हमने ड्रेनेज के थ्रू उसमें ऐड हो गया है प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑर्गेनिज्म मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो ऑर्गेनिज्म एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर माइक्रो कम है उसमें, ऑर्गेनिज्म कम है समझो, उस मतलब बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म अगर कम है तो एंजाइम भी कम प्रोड्यूस हो जाएगा, और उसका डिग्रेडेशन, जो पोल्यूशन का जो डिग्रेडेशन एक्सपेक्टेड है हमको, तो वो कम लेवल पे हो जाएगा। इसलिए जो हम प्रयास कर रहे हो दिन ब दिन नांदेड़ में बायो एंजाइम का यूटिलाइजेशन, यानी हम घर में हमारा एंजाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका फर्मेंटेशन के थ्रू एंजाइम का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वो एंजाइम उसमें इनोकुलेट कर रहे हैं, इनोकुलेट यानी उसमें ऐड कर रहे हैं वाटर में जो पोल्यूटेड वाटर है। ठीक है। तो वो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, तो उसमें ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म प्लस ये जो बायोएंजाइम ऐड कर रहे हैं आप,
तो उसमें का जो भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। वो ब्रेक डाउन करते वक्त, ब्रेक डाउन यानी क्या है, ऑर्गेनिज्म यूज करते हो प्रोटीन वगैरह उसकी ग्रोथ के लिए, लेकिन वो कौन सी ऑर्गेनिज्म है, तो एरोबिक बैक्टीरिया जैसे, तो उसको ऑक्सीजन लगता है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जैसा लास्ट टाइम मेरे मिस्टर कंटिन्यूअसली वो डीओ वगैरह चेक करते हैं, वाटर लेवल मतलब उस वहां का डीओ चेक करके बताते हैं ना, कम लेवल है डीओ का या ज्यादा लेवल है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए हर एक वाटर में। जैसे जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसमें, जो भी एक्वेटिक लाइफ है तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको ऑक्सीजन कब अवेलेबल होगा, उसमें अगर जो भी न्यूट्रिएंट मतलब जो भी न्यूट्रिएंट के बजाय जो भी हम पोल्यूट कर रहे हैं उसको पोल्यूट करने के पोल्यूट होने के बाद क्या हो जाएगा वहां पे कंटिन्यूअसली ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते जाएंगे तो ऑक्सीजन भी कंटिन्यूअसली यूटिलाइज हो जाएगा ना, लेकिन कम हो जाएगा, हाँ कम हो जाएगा। तो इसलिए बार बार वो भी चेक करना पड़ता है हमको कि डीओ कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। अगर कम हो गया तो एक्वेटिक लाइफ पे इफेक्ट हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम हमारे नांदेड़ में जैसे एक्वेटिक लाइफ को मतलब उसका टोटल लॉस हो गया था, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हर चीज की हम मतलब केयर करनी चाहिए, ना कि सिर्फ पानी की या मतलब जमीन की, लेकिन एक्वेटिक लाइफ पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो मतलब जन समुदाय है उसके ऊपर भी डिपेंड है उनका तो लाइफ। मतलब सुनंदा जी मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर मछलियां नहीं है पानी में, इसका मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है ना? तो मतलब सिंपल रूल जो ऐसा है कि अगर आपको पानी में मछली नहीं दिख रही है मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है। एक्वेटिक लाइफ तो होनी चाहिए, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है तो वहां पे डेड मटेरियल होते जाएगा। ये हो गया बायोकेमिकल ऑक्सीजन। तो सीओडी यानी क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। मतलब हर चीज ऐसे नहीं है कि पानी में जो पोल्यूट कर रहा है पानी, हर चीज ऐसा ऑर्गेनिज्म ही उसको डिग्रेड कर, हाँ जो भी है वो सिर्फ ऑर्गेनिज्म ही उसको ब्रेक कर रहे हैं ऐसा नहीं है ना, कुछ केमिकल्स भी है। जैसा हम बाकी चीजें बताते हैं, केमिकल ऑक्सीडेशन हो गया ऐसा बताते ना, बहुत सारे केमिकल्स है। घर पे भी बहुत सारे देखिए आप, जो भी कुछ मटेरियल आ गए, मेडिसिन वगैरह लाए, ओपन करके रख दिए और एयर को एक्सपोज हो गया तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो उसी तरह से नागेश जी कैन आई रिक्वेस्ट आपका जरा म्यूट कर देंगे? ठीक है, एक बार ट्राई नागेश व्यास जी आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर सकते हैं? हाँ जी सुनंदा जी बोलिए। थैंक यू नागेश जी। हाँ लैब सीओडी का क्या है, लैब लेवल पे उसकी टेस्टिंग होती है, क्योंकि हर बार रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके ही हम चेक नहीं कर सकते। कुछ ऐसे उसमें पोल्यूटेंट्स है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उसका कैसा पता चलेगा हमको नॉन बायोडिग्रेडेबल का लोड कितना है, कम है या ज्यादा है। तो उसके लिए हमको टेस्टिंग करनी पड़ती है लैब में लाके सैंपल, कि इस एक्वेटिक एरिया में मतलब कितना पोल्यूशन है केमिकल्स का, वो पता चलता है सीओडी के टेस्टिंग के बाद। दैट इज कॉल्ड एज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स वगैरह है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स यूज करके हम टेस्टिंग करते हैं सीओडी के टेस्ट में। तो अभी जो एक चीज और रहती है सुनंदा जी, लास्ट आपके लिए क्वेश्चन की कई बार हमने सुना है कि खेतों से जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर पानी में आ जाता है उससे भी पानी की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, हमारे जो अर्बन सुएज है या रूरल फर्टिलाइजर है, तो दोनों में से हानिकारक ज्यादा कौन है? दोनों भी है। रूरल में जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं कमर्शियली अवेलेबल जो फर्टिलाइजर्स है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ज्यादातर रहता है केमिकल फर्टिलाइजर्स में। तो उसकी वजह से वो विथ रेन ऑफ मतलब पानी के बहाव से जैसे नदी में ऐड हो जाएगा, तो वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उसमें अलगी डेवलप हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फास्फोरस और नाइट्रोजन की वजह से। फास्फोरस और नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर में रहता है, केमिकल फर्टिलाइजर में। और ये एल्गी जब डेवलप हो जाता है तो फिर नुकसान क्या होता है पानी को? नुकसान अलगी कैसे है, कुछ टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा। और वो एक्सेस फास्फोरस मतलब ज्यादा से ज्यादा फास्फोरस, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन ये फर्टिलाइजर के थ्रू पानी में ऐड कंटिन्यूली होते जाते हैं ना, तो उसकी वजह से अलगल का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ते जाता है। अलगी ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, उस वाटर में ऐसा ज्यादा थिकनेस आ जाती है अलगी की,
पूरा ऐसा मैट बन जाता है, और अलगी का क्वांटिटी भी ज्यादा, मैसिव ग्रोथ होती है, ज्यादा ग्रोथ, और बहुत सारी अलगी ऐसे हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और टॉक्सिन प्रोड्यूस करना, और दूसरी बात मैट ग्रोथ होने की वजह से क्या होता, एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है वहां पे। एक्वेटिक लाइफ को जो एयर चाहिए रहती है वो इजीली ट्रैप आउट नहीं होती है, नीचे तक नहीं जाती है, जहां, क्योंकि फिश तो ऊपर एक ही जगह तो पोजीशन नहीं रहेगा ना, जो भी एक्वेटिक लाइफ है ऊपर के हिस्से में तो नहीं रहेंगे ना हर बार, तो मूवेबल रहती है। तो पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको चाहिए, लेकिन एयर से सर्कुलेशन के बाद ही उसमें ऑक्सीजन चला जाएगा ना। अगर थिक मैट अलगी के उसके ऊपर है तो इजी, जैसा जोर से हवा आई समझो, वाटर का जो ऐसा मूवमेंट होती है वो पॉसिबल इजीली नहीं होती है ना, जैसे अलगी समझ गए की मैट थिकनेस है समझो उसके ऊपर। तो अभी सुनोना जी एक प्रॉपर नहीं होता। तो अगर मैं कोई भी पानी को देखता हूं और उसमें हरियाली ज्यादा दिख रही है, क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि एल्गी ज्यादा है उसके अंदर में? अगर हरा पानी हमें दिख रहा है, बहुत ज्यादा हरा दिख रहा है, तो मतलब एल्गी ज्यादा हो गया पानी के अंदर में, ज्यादा एल्गी ज्यादा हो गया। ठीक है। दीपक जी आपके तरफ, और वो ज्यादा पोल्यूटेड भी हो गया ऐसा समझिए। ओके चलिए, अभी हमारे जो क्या बोलते हैं दीपक जी को थोड़ा सा स्वागत करते हैं। तो दीपक जी, राम जी के जैसे आप भी बिजनेस के बैकग्राउंड से हैं, और आपने भी क्या बोलते हैं ये समाज सेवा वाला काम जो शुरू किया हुआ है, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। और नांदेड़ में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप सब लोग मिलकर के। तो बेसिकली आपको एक पूछना था कि हम लोग काफी सारा जो कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम है वो हम लोग प्रॉब्लम होने के बाद काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपके घर में समझो अगर नल का टूटा हुआ है और आपने पूरा घर में पानी भरा हुआ है, तो पहले आप लोग पोछा मारना शुरू कर रहे हैं, हालांकि नल का बंद करने का काम अभी तक कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग ने स्पेसिफिकली ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से वेस्ट जनरेशन कम हो जाए? नांदेड़ में ऐसा कोई आपने प्रयोग किए हुए हैं जिसकी वजह से वेस्ट जनरेशन कम हो जाए, गंदगी पानी में कम जाए, जैसे राम जी भी कह रहे थे? ओवर टू दीपक जी। धन्यवाद। जैसे राम प्रकाश जी ने बताया था कि वो इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ, और वो भी मैकेनिकल तो मुझे लगता है हम यहाँ 3 इडियट्स है जमा तो अभी सब्जेक्ट हम तो हमने जो पर्यावरण का काम करता है तो इडियट ही रहेगा वो तो सही बताता हूँ कि सही बात है। तो हमने जो काम किया है पर्यावरण से, बहुत साल से जुड़ा हूँ नांदेड़ में। बहुत से ऐसे ग्रुप को मैं लीड करता हूँ जो पर्यावरण में काम करते हैं, सब लोग सहभाग से ही ये काम होता है। कुछ सॉल्यूशन, जैसे इडियट के दिमाग में कुछ सॉल्यूशन आता है वो सब अपने ग्रुप में रखता है, फिर ग्रुप उसको सपोर्ट करता है, और ये ऐसी अद्भुत चीजें हो जाती है। तो वैसे बहुत सारी चीजें हुई हमसे। तो जैसे आपने बताया कि आप यहाँ पे कचरा कम जाने के लिए क्या ये प्रोजेक्ट हमने ये किया, इम्प्लीमेंट किया है। ऐसा 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट हमने लीड किया था जिसमें किचन वेस्ट गार्डनिंग बोल के ग्रुप है, जो महिलाओं का ग्रुप है, लगभग 200-250 महिला उसमें जुड़ी है। उनको हमने नेचुरल अपना फर्टिलाइजर जैसा जीवामृत और बाकी जो चीजें है, घन जीवामृत, अपना रामबाण, अग्नि अस्त्र, ऐसी चीजें बनाने सिखाए, और घर के गार्डन में उस कंपोस्टिंग ये सब चीजें सिखाए। उसका यूज करके उन्होंने लगभग बहुत सारा कंपोस्टिंग यूज करके उनका खुद का गार्डन डेवलप किया है। वैसे ये काम बढ़ते गया, और फिर वैसे उस जो महिलाएं वो ग्रुप में जुड़ी है, उन्होंने हर एरिया में इसके वर्कशॉप लिए है। लगभग में हम कह सकते हैं कि ऐसे 1000-2000 घर होंगे कि वहाँ का ऑर्गेनिक वेस्ट बाहर नहीं जाता है। तो फिर नेक्स्ट अभी लास्ट ईयर 2020 जून को एक बहुत सारा मैसिव एक्वेटिक लाइफ लॉस हमारे गोदावरी नदी में देखने को मिला। जैसा हमारा ये सोल टॉक है, तो वही हमारे सोल को उसने बहुत तो ये किया कि कुछ करिए इसके लिए, ये एक्वेटिक लाइफ के लिए। तो हमें ये बहुत एक चैलेंजिंग जॉब लगा, तो हमने बहुत सारा उस पर रिसर्च किया कि हम ये कैसे कर सकते हैं। और जैसा इडियट है वो पहले इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के बारे में सोचता है, वैसे हमने इंजीनियरिंग के सॉल्यूशन के बारे में सोचा। फिर मिसेस के साथ मैं डिस्कस कर रहा था, तो मिसेस ने कहा कि ये चीज़ तो हुई है,
इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ये हमारे एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में मैं हमेशा पढ़ाती हूँ। जो एक्वेटिक लाइफ का लॉस हुआ है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसको सर्च कर रहा था कि ये क्यों हुआ है, तो ये बोले हमारे रेगुलर पढ़ाई में इसका ये चीज है। तो फिर ये हमने एक सोशल मीडिया पे शेयर किया कि ये लॉस हुआ है, वो यूट्रोफिकेशन से हुआ है। फिर यहाँ के लोकल जो पब्लिक अपना न्यूज़पेपर है, उन्होंने वो हाईलाइट किया कि ये एक्वेटिक लाइफ का लॉस हुआ है, वो यूट्रोफिकेशन से हुआ है, अल्गल ब्लूम से हुआ है। तो फिर उस पर काम करना हमने शुरू कर दिया। तो इसने कहा कि इसमें इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। तो हमारे कैसा दिमाग क्या चलता है कि हम सोचते हैं कि हम सब मशीन से कर देंगे, जैसे मैकेनिकल एरेटर्स हो गया, जैसे अल्ट्रासोनिक, अभी इतना सारे मेथड्स डेवलप हुए हैं वर्ल्ड में, अल्ट्रासोनिक मेथड से भी आप पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव है कि हम उसको एज ए इंडिविजुअल या हम एक सोसाइटी भी उसको परचेस नहीं कर सकते। एक तो गवर्नमेंट करना चाहिए, और गवर्नमेंट के पास जाके हम यदि उसको रिक्वेस्ट करते तो और 10 साल तो गोदावरी नदी का काम नहीं होता था। तो हमने सोचा कि फिर ये क्या किया जाए, हमारे घर में का ही वेस्ट। और जो हमने ऑब्जर्व किया था गोदावरी नदी में ऐसे बहुत सारे फूल, जो पूजा के फूल जो है वो लोग नदी में ला के डालते रहते। तो कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढे कि वो फूल नदी में नहीं डाल के लोग खुद ही बायो एंजाइम बनाए, और फिर वो बायो एंजाइम नदी में ला के डाले। तो फिर हमने उस पर रिसर्च किया, उसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हमें इंटरनेशनल जर्नल्स के मिले। उसमें हमें प्रीति राव मैडम का जो सॉइल एंड सोल फाउंडेशन का जो वर्क है, पिछले 12 साल से वो बेंगलोर में कर रही है पॉन्ड्स पे, उसका भी रेफरेंस मिला। तो ये सब रेफरेंस हमें मिलते गए। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम ये काम बढ़ाए कि घर का एक तो वेस्ट भी हमारा बाहर जाना कम हो जाएगा और ये नदी का पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो फिर हमने ये घर का ही वेस्ट यूज करके बायोएंजाइम बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हमने किया कि हम खुद बनाते हैं, पहले खुद यूज करते हैं, बाद में फिर दूसरों को बोलते हैं। तो इसलिए पहले हमने खुद बनाया, यूज किया। तो जब हमें कॉन्फिडेंस आया तो वो कॉन्फिडेंस के साथ हम लोगों के सामने गए और लोगों के सामने ये चीज रखी। तो फिर बहुत सारे उसमें अलग अलग से पहलू उसमें हमने किया। जैसे ये अवेयरनेस का क्या काम हो गया, जैसे सोशल मीडिया, और पूरा लॉकडाउन का पीरियड था ये सब, ये जब हम काम शुरू कर रहे थे। तो उस लॉकडाउन में जो इंटरनेट पे जो वीडियोस है या कुछ ऐसी चीजें बहुत सारे चल रही थी। तो हमारे चंदा दीदी काबरा ने बहुत सारे उन्होंने वीडियोस बनाए जिससे लोग देख के खुद बायोएंजाइम बना सके। फिर हमने बहुत सारे ऐसी चीज जो उनका पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए जो अवेयरनेस अपना ये ड्राइव चलाया था, वो अगले इसके में आप चंदा दीदी से पूछिए, क्योंकि हमने वो रोल उनको दिया था, वो सब वो कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो वो मेरे से, हमारा एक प्रोजेक्ट है लेकिन वो मेरे से अच्छी तरह बता सकेंगे। चलिए चंदा जी, अभी आपकी ओर मुड़ते हैं। दीपक जी ने आपको फिर से आमंत्रण दिया है थोड़ा सा आपके जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स के बारे में बात करने के लिए। लेकिन इसके पहले आपको एक और, चंदा जी, आपको प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये जो बायो एंजाइम्स हैं आप लोग ने गोदावरी जी में अर्पण किए तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपके निजी जीवन में आप लोग कैसे इस्तेमाल करें उसके बारे में भी थोड़ा सा बाकी लोग को आप बता सकते हैं। ओवर टू यू चंदा जी। हाँ सर, जब एक्चुअली सर ने मुझे गाइड किया था कि ऐसे बायोएंजाइम बनाकर अगर हम नदी में विसर्जित करते हैं तो नदी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और जल भी शुद्ध होता है और पर्यावरण भी शुद्ध होता है। उन्होंने मुझे जब गाइड किया था तो तभी हम लोग, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड मैंने भी काफी कुछ कार्य अपने पीरियड में भी किए थे। तो ये बहुत सरल उपाय दिखा था। मतलब एक तो ऑर्गेनिक वेस्ट से आप बेस्ट बना रहे हो, कचरे से आप सोना बना रहे हो। तो इस मुताबिक हमने अपने वीडियोस बनाए, हमने कुछ नाटिका के रूप में पेश किया, नदी की कहानी नदी की जुबानी, शायद लास्ट टाइम हम लोगों ने वो भी वीडियो देखा था। तो इस माध्यम से हमने लोगों को प्रेरणा देना चालू किया। और क्योंकि मैं पहले से सोशली जुड़े तो थी तो लोग भी बहुत फास्ट जुड़ते गए, एक फेथ से जुड़ते गए और उन्होंने भी बनाना चालू किया और बनाकर उन्होंने मुझे रिजल्ट बताना चालू किए कि हमने अपने घर में फिनेल की जगह इसे इस्तेमाल किया। पहले शुरू में 1 ही लीटर बनाया था, पर हमारे घर में अब हम लोग 10 लीटर बना के फिनेल की जगह, और जैसे कोई का जैसे नींबू का, मौसम्बी का फ्लेवर भी इतना अच्छा आ रहा था तो उन्होंने बड़े बड़े ड्रम बनाना चालू किया और फिनेल की जगह यूज करना चालू किए। उन्होंने बोलने के बाद में मैंने घर में अब फिनेल की जगह यूज कर रही हूँ। फिर सर ने बताया कि ये हार्पिक की जगह भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आप सर बिलीव नहीं करोगे कि हमारे घर में हार्पिक बंद हो गया, हम सिर्फ बायो एंजाइम से टॉयलेट क्लीन करते हैं और एकदम मस्त चमकता है सर।
वॉश बेसिन, टॉयलेट, बाथरूम के टाइल्स, मतलब हर कोई को मैं बोलती हूँ कि आप लोग बनाकर आप यूज करके देखिए, फिर हमसे बोलिए, आप खुद शेयर करोगे या खुद थैंक यू बोलोगे। फिर पीताम्बरी का हमने प्रयोग करा, उसपे थोड़ा सा नमक डालकर जब तांबे के बर्तन मांजे तो वो चकाचक चमकने लग गए, तो वह रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। और कईयों ने यह शेयर किया कि हमारे झाड़ों में हमने जब डाला, जो झाड़ मुरझा रहे थे, जिसमें फूल नहीं आ रहे थे, अब इतने सारे फूल आ रहे हैं कि हमको बहुत जैसे फूलों को देखकर, झाड़ों को देखकर हमारे चेहरे पे स्माइल आती है, वैसे लोग खुश होने लगे। तो ये मिराकल रिजल्ट्स हमारे कंटिन्यू हमारे पास शेयर होती है बायोएंजाइम को यूज करके। और मैं भी अभी टोटली घर में वही कर रही हूँ। प्लस साथ में अभी मंदिरों का हम लोगों ने एम किया है सर, मंदिरों में जो भगवान के फूल हार आते हैं, तो जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने हमारे, जैसे हम लोग ई सर्टिफिकेट पहले दे रहे थे, फिर सेकेंड टाइम हमने हार्ड कॉपी दी, फिर ब्रांड एम्बेसडर, तो वो ब्रांड एम्बेसडर अब बड़े पैमाने पे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। मंदिरों को कांटेक्ट करके, जैसे हनुमान मंदिर है वजीराबाद पे, मंगलवार और शनिवार को बहुत सारे फूल हार आते हैं, तो वो 5-5 हजार लीटर बायोएंजाइम बना रहे हैं, और वो उनका संकल्प ये है कि नदी में विसर्जित करें। यानी ये बहुत तीव्रता से हमारे पास नांदेड़ में गोदावरी नदी संसद के माध्यम से बहुत तीव्रता से चल रहा है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कंपलसरी बनाइए और यूज कीजिए। तो चंदा जी, मैं पूना में रहता हूं और आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूना का बताता हूं कि नांदेड़ में शायद आप लोग के इंडिपेंडेंट घर हों, तो आपके पास जगह है कंपोस्टिंग के लिए, लेकिन जब हम फ्लैट में रहने वाले जो लोग हैं, ये शहर वासी है, दिल्ली वाले लोग हो गए, बम्बई वाले लोग हो गए, बैंगलोर वाले लोग हो गए, कई लोग हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं जहाँ पे हमारे पास जगह नहीं रहती है, और इसलिए हम लोग जो हैं ये कंपोस्टिंग वगैरह जो कोशिश करने के बावजूद भी कर नहीं चाहते हैं, हालांकि हमारे भी घर में हमने ट्राई किया। तो आप महेश्वरी समाज से हैं जो कि बिजनेस में काफी जुड़ा हुआ है, तो आपको ये एंटरप्रेन्योरशिप और बायो एंजाइम्स का जो मिलाप है, उसके क्या आइडिया आप जरा शेयर कर सकते हैं आप लोग के? क्या आप लोग कोई बायो एंजाइम एंटरप्रेन्योर नांदेड़ में बना चुके हैं जो कि घर घर से वेट वेस्ट कलेक्ट कर करके उसका बायो एंजाइम बना करके फिर आगे ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस पे ही दूसरे लोग को सप्लाई कर रहे, फेनेल के बदले में, या जो भी कोई लोकल दुकानदार वगैरह हैं? तो इसके बारे में आप लोग ने कुछ सोचा है? और यही प्रश्न फिर मैं राम प्रकाश जी पे करूंगा, क्योंकि वो भी बिजनेस के फील्ड में है, तो उनकी क्या आइडिया है। तो चंदा जी पहले आप जवाब दीजिए और फिर हम राम प्रकाश जी की ओर जाएंगे। सर ये तो मोरताले सर ने शुरू किया है, ये मोरताले सर बहुत अच्छे से समझाएंगे। पर आपका जो पूना बॉम्बे का जो आप बोल रहे हो, तो जैसे नीचे जो आपका पार्किंग एरिया रहता है वो पूरा ओपन ही रहता है सर। हर बिल्डिंग में आपका जो अपार्टमेंट रहता है, पार्किंग एरिया खुला रहता है, या फिर आपके आसपास मंदिर का रहता है जो गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलता है, अपने को ओपन स्पेस मिलता है गार्डन के लिए और मंदिर के लिए, तो वहां पे भी बहुत सारी प्लेस रहती है। तो आप लोग वहां पे मतलब कोई एनजीओ संस्था से कांटेक्ट करके, या नीचे जो वॉचमैन रहता है उसको ही बोलकर आप वहां पे भी बायोएंजाइम बना सकते हो, या फिर मंदिर में भी आप लोग बना सकते हो सर। जिसको अगर नशा है, शौक है कि हमें करना है, तो 100 सोल्यूशन मिल सकते हैं, 100%। ठीक है, पहले राम प्रकाश जी की ओर जाएंगे, फिर दीपक जी आपके पास में बाद में आता हूँ। देखते हैं राम प्रकाश जी की क्या आइडिया है कोई इसके बारे में, फिर आपसे, क्योंकि आप तो ऑलरेडी कर रहे हैं तो मैं देख ही रहा हूँ, आपने हाथ में बोतल दिखाई दी हम लोग को। ठीक है, पहले राम प्रकाश जी से बात करते हैं, फिर आपके पास आते हैं सर। राम जी। शांता दीदी का बताइए। हाँ, अभी शांता काबरा जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है सर, उन्होंने अभी 1 अगस्त को उनकी बर्थडे थी, तो उन्होंने तुलादान किया बायो एंजाइम से। और उनके घर में भी, उन्होंने भी फ्लैट में ही रहते हैं, उनका अपार्टमेंट है पूरा, तो उन्होंने उनका नीचे का जो पार्किंग एरिया है वहां उसको यूज कर बायो एंजाइम भी बनाया, साथ में खाद का भी काम चालू है, बहुत सारे काम चालू है उनके भी, वृक्षारोपण का, हमारा सभी काम चालू है सर। तो उन्होंने करीबन 50 लीटर तो बायो एंजाइम नदी में डाल दिया, अभी 30 लीटर उनका प्रोसीजर चालू है, तो वह भी उन्होंने संकल्प लिए कि 80 किलो का उनका वेट है, तो उतना वो नदी में डालने वाले। तो 1 अगस्त को उन्होंने 50 लीटर ऑलरेडी डाल दिया। तो ऐसा सोल्यूशन अपने पास कई मिल जाते हैं सर, जो अपार्टमेंट में रहते हैं उनके लिए। ठीक, बढ़िया। दीपक जी। नहीं, आप राम जी आपकी आवाज म्यूट है आपका सुनाई नहीं दे रहा, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रीति जी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास राइट्स है राम जी को अनम्यूट। हाँ जी, राम जी आप शायद बीच में अनम्यूट हो गए थे। हाँ जी, अभी हाँ जी बोलिए सर। सर ये होम कंपोस्टिंग, जिसको हम किचन वेस्ट कंपोस्टिंग बोलते हैं या होम कंपोस्टिंग बोलते हैं, मेरी अध्ययन के अनुसार 1 करोड़ नए जॉब्स, मार्क माय वर्ड्स,
1 crore new jobs can be created. Out of those 1 crore new jobs, about 40 lakhs or 4 lakhs new entrepreneurs will come up to manage those. One entrepreneur and 25 people would manage this. क्या कभी सोचा था किसी ने घर में साफ करने वाली जो बाई है उसके सर्विसेज हम हायर करेंगे? परंतु नहीं, अब हम करते हैं और उसके बिना काम भी नहीं चलता। एक समय आएगा ना जब मैं कहूंगा कि कचरा तो मेरा है, मुझे करना चाहिए लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, तो आई हैव टू हायर सम एजेंसी, वी कॉल इट कंपोस्टिंग एजेंसी। हाँ जी। गुड़गांव में और बेंगलोर में तो अपार्टमेंट्स में ऐसी एजेंसीज आ गई हैं, और मैं राहुल खेड़ा एक हैं गुड़गांव में जिन्होंने अपनी अच्छी भली 10 साल की आईटी नौकरी छोड़ करके वेस्ट मैनेजमेंट में लग गए। आज उनके पास 25 कॉम्प्लेक्सेस का वो वेस्ट मैनेज करते हैं। हर 3 महीने में उनकी अखबार में फोटो आती है और परिवार तो ठीक चल ही रहा है, सबसे बड़ी मन की शांति है, और कम से कम भी 600 बच्चे उनके नीचे काम करते हैं। बहुत बढ़िया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? बायो एंजाइम के लिए हमने अपने भिवाड़ी में एक एनजीओ है हमारे, जो कि बच्चों को, जो बच्चे शहर से कूड़ा बीनते हैं उनको एंगेज किया है हमने, और उनसे पहला लॉट बायो एंजाइम का तैयार हो गया, और अभी मैंने उनको ही प्रमोट किया है। पैकिंग लेबल्स, बॉटल्स सुंदर सुंदर अलग अलग बना करके, और अलग अलग अब वो मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी घरों में जाकर। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। ये एक तरीका है। मैं रोटरी से भी जुड़ा हुआ हूँ। एक प्रोजेक्ट हमने बढ़ाया कंपोस्टिंग के लिए। हमारे अपने ही शहर में, हमारे अपने ही कॉलोनी में कचरा उठाने वाले होते हैं, उन्हीं के साथ में हमने कंपोस्टर दिए उनको, होम कंपोस्टर, ताकि उनकी इनकम, एक एक आदमी की इनकम 10-10 हजार रुपए थी, वो 10-10 हजार रुपए और बढ़ गई है, किसी की 15 हजार बढ़ गई है। तो उसने वो खाद मैनेज की है। खाद के साथ साथ अब हम उनको बायो एंजाइम बनाना सिखा रहे हैं, बिकॉज बायो एंजाइम इज ए हायर वैल्यू एडिड प्रोडक्ट। तो बायो एंजाइम बनाएंगे तो उनको और ज्यादा आमदनी होगी। ठीक, इस तरह के हम प्रयोग कर सकते हैं और बहुत सफल प्रयोग रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू राम जी, बहुत बढ़िया, सराहनीय काम है आप लोगों का। और मैं चाहूंगा कि आप जैसे हस्तियां पुणे में आए और हम लोग यहाँ पे भी एक मूवमेंट ऐसा शुरू करें, ठीक है? और मैं खुद कुछ लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ। तो भिवाड़ी असल में मैं 1 महीना पहले आया था, जुलाई के महीने में। पता नहीं था आपके बारे में, नहीं तो जरूर आपको मिलने आता था। वहां पे मयूरी ई रिक्शा वाले लोग हैं, उनको मिलने गया था मैं। I know him very well, विजय कपूर जी। हाँ, मैं मिल नहीं पाया था उनसे, लेकिन करेक्ट। अगले बार आऊंगा तो आपको पक्का मिलूंगा सर दिल्ली में, ठीक है? ओवर टू यू दीपक जी। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, जो बायो एंजाइम प्रोडक्शन का है और एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब क्रिएशन, जैसे राम जी ने कहा है, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? ओवर टू यू दीपक जी। हमने इसी पे ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। जो हमने गोदावरी नदी का काम कर रहे थे, उसी टाइम हमने कुछ महिला बचत गट है, जो गांव में महिला बचत गट है, उनको ये बायो एंजाइम बनाना सिखाया। तो उन्होंने उनके गांव में ही छोटे छोटे टैंक्स में, पहले 20-20 लीटर के टैंक में शुरू कर दिया। पहले खुद यूज करते थे, आजू बाजू के फार्मर्स को भी वो यूज करने देते थे सैंपल वगैरह। तो इसमें इतने मिरेकल रिजल्ट आए कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इसमें फार्मिंग सेक्टर में। तो जो प्लांट्स का ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या उससे, तो उससे ये डबल ग्रोथ था। और ये यहाँ पे कुछ इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो अटैक होता है, तो वो हमेशा बहुत फार्मर्स को ट्रबल करता है। तो मैंने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब चीजें, तो उनको बोला है कि आप उसके ऊपर स्प्रे कीजिए। तो उन्होंने स्प्रे करके देखा, तो विद इन 24 आवर्स पूरे उस फार्म में के जो मावा तुड़तुड़े बोल के जो कीटक है, वो पूरे फार्म में से निकल गए। वो लोगों को एक मिरेकल लग रहा है। और कुछ हल्दी, हमारे यहाँ पे हल्दी का पीक ज्यादा होता है ये पूरा, तो उसमें जो ग्रोथ है बहुत स्लो होते रहता है। तो हमारे फार्मर्स ने जब ये यूज किया, तो जब वो 3 लीफ का हल्दी का ये था पौधा, तो विद इन 10 डेज वो 6 लीफ, यानी दुगना ग्रोथ हो गया 10 दिन में। तो ये एक मिरेकल ही लगा सबको। तो फिर इस तरह से अभी SHG जुड़ रहे हैं, हम बचत गट के माध्यम से ये बायो एंजाइम बना रहे हैं।
और ये बायोएंजाइम हम फार्मर्स को बेच रहे हैं। या जैसे हमने फार्मर्स का जैसे बताया कि फार्मर को 1 एकड़ में हल्दी का इसमें केमिकल फर्टिलाइजर उसके पूरे क्रॉप सीजन में 14,000 रुपीज का लगता है। तो हमने कहा कि ये यदि आप बायोएंजाइम आप यूज करते हैं तो आपका पूरा क्रॉप सीजन में आपको खाली लगभग 2,000 रुपए का बायोएंजाइम लगेगा, आपको कोई भी बाकी फर्टिलाइजर नहीं लगेगा इसमें पूरा। और बहुत सारे बाकी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स वो भी नहीं, उसका भी खर्चा कम हो जाएगा फार्मर्स का। ये प्लांट प्रमोटर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। इस तरह से हम एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं कि जो गांव में के बचत गट इसे बनाए और गांव में के फार्मर्स उसको यूज करें। तो ये जो गांव में का सबसे ज्यादा पैसा जब खर्चा हो जाता है तो ये सब फार्मिंग के इसमें हो जाता है। और उसमें वो बोल तो कर्जा बाजारी बोलते हैं हमारे इसमें, क्या डेप्स फार्मर जो इशू हो रहा है, सब कर्जा उठा के जो आत्महत्या कर रहे हैं, यदि उनका खर्चा कम हो जाए तो मुझे लगता है कि फार्मिंग की वजह से कोई डेथ नहीं होगी, फार्मिंग या कर्ज बाजारी की वजह से कोई डेथ नहीं हो सकती। तो ये ऐसा एक मॉडल बनाने जा रहे हैं, हमने शुरू कर दिया है, एक गांव में वैसा काम भी शुरू है। और लगभग ये बायोएंजाइम जो है अभी नांदेड़ के और आजू बाजू के 10 गांव में यूज भी होना शुरू हो गया है। ये इस तरह से हम एक मैकेनिज्म बना रहे हैं कि जो वर्क करे। थैंक यू। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चंदा जी, हम अभी आपसे अंत करते हैं क्योंकि 12 बजे तक का हमें सीमित समय दिया हुआ है, ठीक है। और आप नांदेड़ के अपने कुछ एक्सपीरियंस, जो लर्निंग है, जो बाकी लोग के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अन्य शहरों से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे और वो लोग भी शायद सुनना चाहेंगे कि क्या ऐसी चीज है जो कि आप एक चीज सीखे हैं जो बाकी शेयर करने लायक है। और उसके साथ फिर हम ये जो पहला वाला सेशन है मॉड्यूल यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो ओवर टू यू चंदा जी। सर, अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं बायोएंजाइम के साथ 5 चीजों पे काम कर रहे हैं। 5 चीजें, यानी अभी श्रावण का महीना है, हम पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करते हैं, तो वैसे हम लोग ये 5 चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग प्लास्टिक के पोल्यूशन पे भी काम कर रहे हैं, इको ब्रिक्स बनाकर। मेरे ख्याल से यूट्यूब पे सब लोगों ने देखा है कि जो रीयूजेबल, जो डिग्रेड नहीं होता है प्लास्टिक, जो अपने मिठाई नमकीन के साथ में जो अपने वेफर्स या फिर सैचेट्स जो आते शैम्पू के, तो वो बिस्लरी बॉटल में भरकर हम उसके ब्रिक्स बना रहे हैं, जिसे इको ब्रिक्स कहते हैं। और उसका यूज हम लोग फिर जो अपने बड़े बड़े झाड़ है उसके आसपास चबूतरा बनाने में, या गार्डन में चेयर बनाने, या स्कूल्स में चेयर बनाने, या फर्नीचर के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर शेल्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एक काम हमने ये किया फर्स्ट। दूसरा, हम लोग वृक्षारोपण पे हम लोगों का काम चालू है। ये सब मोरताले सर के प्रेरणा से, उनके ही टीम के लोगों ने हमको प्रेरणा दी। तो हर आदमी को अपने जीवन काल में 16 वृक्षों की ऑक्सीजन की जरूरत होती है सर। तो उतने वृक्ष तो वो लगाना ही चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए, सिर्फ लगाकर छोड़ना नहीं है। तो वो अपने बर्थडे या एनिवर्सरी को अगर आप नियम लो तो भले ही घर में ही लगाओ, पर वो आप कर सकते हो। साथ में हम लोग बीज बैंक का काम चालू किए, 100 बीज देने पर 2 पेड़ देते हैं, तो अपने आप संरक्षण होता है। बीज कलेक्शन भी हो रहा है, सीड बॉल्स का जैसे जो काम होता है। और जिसके पास अब जैसे हम लोगों का गोदावरी नदी संसद जो ग्रुप बना है, अब समझो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा रोप हो गया है, जैसे एलोवेरा का, तुलसी का, जो भी है, मैं ग्रुप में मैसेज डाल देती हूँ, सर जिसको जरूरत है वो आकर लेकर चले जाते हैं। तो ये हमारी ये वृक्षारोपण की मुहिम चालू है। तीसरा, हमारा बायोएंजाइम का बहुत बड़ी मुहिम चालू है सर, जो हम लोग वीडियो के और सभी हर चीज से हम लोग उन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप बायोएंजाइम बनाकर घर में यूज करो। अगर नदी में भी, घर का भी ड्रेनेज से नदी में ही जाता है, तो आप इनडायरेक्टली नदी को ही शुद्ध कर रहे हैं। तो ये भी हम लोग बार बार उनको बता रहे हैं कि आपका फीमेल का हार्पिक का खर्चा बच जाएगा और बायोएंजाइम आपको, और झाड़ों के लिए भी रामबाण इलाज हो रहा है। तो हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। तो ये तीसरी मुहिम है। चौथी, जो हम लोग बायोएंजाइम छानने के बाद जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट रहता है, तो हम लोग खाद बनाने का भी प्रोसीजर, वो भी हमारे सर के थ्रू ही संगारेड्डी सर ने गाइड किया, तो वो खाद बनाने का प्रोसीजर हर घर में चालू करवाया है। पांचवा हमारा यह है कि अन्न, यानी किसानों से देखिए उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। ये मुहिम हमारी, ये 5 मुहिम हमारी चालू है। और ये अब जहाँ पे भी हम जा रहे थे, ये 5 चीज है कि ये एक से एक जुड़ी हुई है। जैसे हम विषय कम पुअर, तो वैसा ही एक विषय सर्कल है सर, कि एक दूसरे से सब चीजें जुड़ी हुई है। अगर ये 5 चीजों का परिवर्तन आ जाएगा तो नेचुरली पर्यावरण में बहुत अच्छे से परिवर्तन आ जाएगा। और प्रकृति है तो हम है, ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं। राइट।
थैंक यू चंदा जी। थोड़ा सा ऐड करना, हाँ जी थोड़ा सा बोलिए ऐड करना, तो वो इनकम्प्लीट रहेगा हमारा। तो हमने जो नदी का पोल्यूशन लेवल पे उस पे पोल्यूशन कम करने के लिए काम की, तो उसी साथ हमने एयर क्वालिटी मॉनिटर भी करना शुरू कर दिया था कि बायो एंजाइम से हम रूम की एयर क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमने उसके लिए एयर क्वालिटी मॉनिटर मंगाया था। तो उस मॉनिटर से हम चेक कर रहे थे हमारे रूम में या हमारे लैब में, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। जब नदी में हमने ये लगभग जब 1000 लीटर लगभग हमने बायो एंजाइम यूज किया होगा, तो नांदेड़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ऑल ओवर इंडिया में कहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 25 या 30 के नीचे नहीं था। नांदेड़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 5 था। और अभी हमने जब से ये बायो एंजाइम अप्लाई करना शुरू कर दिया है, तो हमने हर उसका एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग ये है वेबसाइट है, वहाँ से हम डेटा रहते तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम बोले तो पिछले ये 3 महीने से या 2 महीने से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, 3 महीने में से लगभग 30 या 40 टाइम ऐसा होगा कि हम नांदेड़ जो है महाराष्ट्र में सबसे अच्छा एयर क्वालिटी दे रहा है। बोले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लोवेस्ट है, एयर पोल्यूशन लोवेस्ट है। ये जो बायो एंजाइम है पानी के लिए तो काम कर ही रहा है, पानी के साथ मिलके ये हवा को भी शुद्ध कर रहा है। तो ये एक हमें बहुत अचंभित करने वाली बात थी। और दूसरा है सॉइल को भी एनरिच कर रहा है। तो सॉइल, वाटर और एयर, ये तीनों पे बायो एंजाइम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। और एक चीज हमने अभी रिसेंट में अभी तक कोई भी प्रेजेंटेशन में अभी तक हमने शेयर नहीं की, रिसेंट है वो। तो उसमें हमें ऐसे ऑब्जर्व किया, जो रेन वाटर आता है, हमने रेन वाटर का टेस्टिंग किया पीएच लेवल। तो रेन वाटर का टेस्टिंग 7 आया, तो 7 एज ए न्यूट्रल रेन वाटर है। तो हमने बाकी इंटरनेट पे सर्च किया कि न्यूट्रल रेन वाटर कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से कंट्री में होता है। तो हमें अभी तक तो इंटरनेट पे कोई ऐसी जगह नहीं मिली कि जहाँ रेन वाटर न्यूट्रल होता है। रेन वाटर हर जगह एसिडिक ही दिखा है। बोलते हम इंटरनेट के सिर से बात कर रहे हैं। तो शायद मैं और कोई श्रीकांत जी है वो करेक्ट कर सकते हैं। तो हमें एक ये अच्छा क्यों लगा कि जब जमीन का उपजाऊपना कम किसी से होता है तो एसिडिक इससे हो जाता है। यदि आपका वाटर, रेन वाटर ही न्यूट्रल रहे और आपका जमीन न्यूट्रल रहे, तो आपका क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा। इस तरह से हम इस एनालिसिस पे जा रहे हैं। तो श्रीकांत जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका एक्सपीरियंस इसमें और प्रीति जी का बहुत अच्छा है, तो इसमें भी वो करेक्ट कर सकते हैं हमें। थैंक यू। श्रीकांत जी प्लीज। Shrikant, would you like to add something? Deepak has requested your inputs on whether bioenzymes have any impact on air quality. Is there any comment that you'd like to make on this, Shrikant? Thank you so much. I mean, first of all, I would like to say hearty thanks to Deepak Mortale ji, Sunanda ji, Chandra ji, and Ram Prakash ji. And it is so touching, you know, everything what you have spoke about nature. It's so touching. It actually, you know, I have experienced each and every word spoken by Deepak Mortale ji, Sunanda ji, when she spoke about that biological oxygen demand and chemical BOD and COD levels. And Chandra ji, what she's talked about intoxication. हम सबको नशा हो गया है प्रकृति से, you know. Each and everything, and Ram Prakash ji, when he was saying that, you know, there could be 1 crore jobs that can be created. I mean, every aspect of it is been you know, taken care of, and I don't see any other और कोई बचा नहीं है यहाँ पर डिस्कस करने के, क्योंकि सब एंगल से and every aspect has been covered over here. और हम बाकी सब जो हैं बात करने वाले आगे भी है throughout the day, उनके लिए बात करने के लिए रखा क्या है? कुछ भी नहीं है. And what Deepak ji has said is absolutely true. पानी को अगर आप साफ करने से हवा भी साफ हो जाता है, you know, because हवा को जो शुद्ध करता है वो पानी कर सकता है. उदाहरण के लिए अगर आप कभी समंदर के किनारे जाएंगे, when you stand there, you experience fresh air. वो fresh हवा में जो freshness होती है वो आप महसूस कर सकते हैं. और हवा को कौन साफ करता है? पानी साफ करता है, isn't it? हवा तो पानी के ऊपर से लहराते हुए आता है ना, तो पानी हवा को साफ कर देता है. तो ठीक है, तो पानी को कौन साफ करता है? पानी को तो मिट्टी साफ कर देता है ना? तो मिट्टी को कौन साफ करता है? मिट्टी को हवा साफ कर देता है.
So, and these three things are there on this particular planet. Okay? And it's working on, and it brings us immense happiness that, you know, we have figured out, we have been taught, you know, about one solution for all of the planet's problems. बस एक ही solution है, एक ही उपाय है जो सब कुछ सही कर सकता है. And I'm very thankful to Deepak Murtale ji when he said, जब हमने pH आपने चेक किया है तो 7 बताया. मुझे ये बात पक्का पता है कि कहीं भी रेनफॉल होता है तो यहाँ वहां पर एसिड रेनफॉल ही होता है. And bringing 7 pH is like, it got tears in my eyes. सच में बोल रहा हूँ मैं, अब जज्बाती हो गया. But this is the reality, and we need more people to work on this. And we are I'm sure that we're going to make the earth a better place for us all. And thank you so much for you know, being here, the audience being here, the panel sitting here, Deepak ji, Sunanda ji, Chandra ji, and Ram Prakash ji. Thank you so much, and thank you so much Atul ji for moderating this, and thank you so much Bioenzymes Entrepreneurs Academy for creating this opportunity and touching every soul over here. And that's the reason why, you know, we have named this as Soul Talk. It's Soul Talk. It is so soulful. Each one of you have spoken their soul out, and there's so much of energy in every soul over here. Thank you so much. And the next session, we'll be taking a half-an-hour break now. And the next section, we're planning with another wonderful soul, Nisha ji. She's going to come online at 12:30 on the same channel on YouTube Live. And we'll be sending you the Zoom link for all those who have registered on the website. And this is going to be between 12:30 p.m. and 1:30 p.m. And Nisha ji, a wonderful person she is, and she's going to, you know, give her sharing with us. And this will be, this session will be moderated by Jyoti ji. And the name of this session, this is titled Nature Essence. Thank you so much for joining with us, being with us. And we expect you to come back after half an hour and continue, you know, experiencing Soul Talk. Thank you. धन्यवाद. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much.